अच्छा, अब हम ये डीएनए एप्लीकेशन का टॉपिक आज पढ़ने लगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक पेज में से बन जाते हैं। तो फर्स्ट राइट में इस तरह के कुछ पेजेस होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो जो उनसे ना आपको थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखना पड़ता है। तो ये टॉपिक इसलिए थोड़ा बोरिंग बन जाता है, लेकिन मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि आपको मैं इसके अंदर से जो सिर्फ काम काम की बातें वो आपको हाईलाइट करवा दूँ, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं जी, ये आपने याद रखना है, सिंथेसिस का वर्ड जो है इसको हाईलाइट कर लें। सिंथेसिस जो है ना, ये आपको 5/5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जिस तरह ये डीएनए के अंदर अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये देखें 5 प्राइम ये अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर मैं डिटेल में इसलिए जाता है क्योंकि ये चीज़ बड़ी एविडेंट है कि आपके पास डीएनए जो है इस तरह एक स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड इस साइड पे 5 से 3 की तरफ जा रहा होता है, 3 प्राइम होता है। दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो इस तरह से 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। तो इसमें ये होता है कि इसका ये 3 प्राइम एंड है, और जब ये डीएनए फोर्क खुलेगा तो ये जो 3 प्राइम एंड वाला ये आप देख रहे हैं स्ट्रैंड, जिस तरह ये इधर आ गया, और जो 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है वो इधर आ गया। अब इसमें चीज़ ये है कि जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। तो इसका मतलब है जो ये वाला स्ट्रैंड है इसके अगेंस्ट जो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी वो इस डायरेक्शन में चलती जाएगी। अब जिस तरह ये फोर्क खुलता जाएगा, डीएनए फोर्क से रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ये जो एक कांटा सा बना है, जिस तरह कांटे के अंदर आगे से 2 मुंह बन जाते हैं इस तरह के, तो जो कांटा सा बना है रेप्लिकेशन फोर्क, इसके अंदर रेप्लिकेशन इस स्ट्रैंड की इसी साइड पे होती जाएगी, जबकि इस स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन इतना सा पार्ट बना है, इधर तक रेप्लिकेट हुआ। ठीक है जी, इस तरह इधर ये समझ लें, इस तरह से करते हैं, इतना सा रेप्लिकेशन इधर पार्ट हुआ, फिर अगली रेप्लिकेशन इस साइड से हुई, फिर अगला जो जैसा फोकल है, तो ये जो इसकी रेप्लिकेशन होती है, जो दूसरा इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो पार्ट्स बाय पार्ट्स होती है। सही है। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ता है, दोनों की डिफरेंट, वरना अगर एक ही डायरेक्शन में होती तो ये आसान होता है, ये सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अभी मैं बताऊँगा। इसलिए 5.5 प्राइम 3 प्राइम की डायरेक्शन को याद रखना ज़रूरी है। अब ये आगे कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, इसमें ये होता है कि जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स वाला है, मैंने एनबीए में तो इसके क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन क्यू बैंक में वो पूछते हैं कि जी जो छोटे है वो पार्ट्स की तरह एप्लीकेशन हो रही होती है, तो जो दूसरा स्टैंड होता है वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्यों आप वो आपसे ये पूछ सकते हैं जी इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम लाइगेज का क्यों रोल होता है। तो आप कहते हैं जी वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनता है, इसलिए वो लाइगेज उनसे एंजाइम फिर उन फ्रैगमेंट्स को आगे जोड़ता है। अभी मैं आगे इनका बताऊँगा। सेमी कंजर्वेटिव का बेसिकली ये है कि जी जो डीएनए बनेगा उसका आधा पोर्शन कंजर्व्ड है, वो पहले वाला है, और आधा नया बने तो सेमी कंजर्व्ड, आधा बचा हुआ है और आधा जो है वो नया बन गया, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है। मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स, जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन एनालॉगस एंजाइम सिमिलर एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक नहीं होते लेकिन एक जैसे होते हैं। Original replication आए थे particular consensus sequence in genome where DNA replication begins may be single prokaryotes or multiple eukaryotes। अब ये जो है ना ये बात आ जाती है कंसेंसस सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को कहते हैं जिस जो हर डीएनए में ऐसे नहीं होता कि डीएनए बना तो जहाँ से भी आप जो है ना रेप्लिकेशन शुरू करते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, तो वहीं से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होगी, उसको हम कहते हैं कंसेंसस, जो है ना कंसेंसस सीक्वेंस कहते हैं उसको। अच्छा, ये एटी रिच सीक्वेंस है, जैसे टाटा बॉक्स रीजन इसको कहते हैं, आर फाउंड इन प्रोमोटर्स ऑफन अपस्ट्रीम एंड और रीजन्स ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सी जी और सी जो होते हैं बेस पेयर जो होती है, इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो 3 ट्रिपल बॉन्ड जो इसके दरमियान में होते हैं, और जो एटी रीजन होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं उनके दरमियान में। सही है, डीएनए के अंदर। तो अब आप ये देखें कि ए जी और सी को जुदा करना मुश्किल होगा और ए और टी को जुदा करना आसान होगा, इस वजह से जहाँ पे रेप्लिकेशन था वहाँ पे वो ए टी रिच होता है, ताकि उसको जुदा करना आसान होता है डीएनए को। उम्मीद है आप समझ आ रहे हैं ये। अगर मतलब मैं बल्कि डिटेल में नहीं जाता, अगर डिटेल देखने तो आप पिछले लेक्चर को रिव्यू करें तो आपको उस पर समझ आ जाएगी।
इसमें बारे में ये बता देता हूँ यहाँ पे एक दफ़ा, क्योंकि देखेंगे तो समझ आएगा। ये देखें, प्यूरीन्स AG के अंदर, सॉरी, ये G और C के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सही है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप रिव्यू करें, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ लें। तो ये इसलिए बात याद रखनी है कि टाटा बॉक्स जीन होती है जहाँ पे रीजन होता है जहाँ पे ये ओरिजिनल एप्लीकेशन शुरू होती है। प्रोमोटर के अंदर वो कह रहा है कि ऑफ्टन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, जैसे ये जो है ना, अगर इधर से रेप्लिकेशन शुरू करनी है ना, तो रेप्लिकेशन को हम ऊपर जाते जाएंगे ना, पीछे की तरफ जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। जिस रेप्लिकेशन में प्रोसीड करना है इस साइड पे, तो ये डाउन स्ट्रीम इस साइड पे है, अपस्ट्रीम इस साइड पे। तो अपस्ट्रीम जहाँ से रेप्लिकेशन उसके ऊपर वाले साइड पे जो होता है उसको अपस्ट्रीम कहते हैं। तो वहाँ पे जो है ना डाटा सीक्वेंस मोस्टली वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या तो प्रोमोटर्स में होगी या फिर ओरिजिनल रेप्लिकेशन, दो चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात नहीं है। टाटा रिच जो है, टाटा बॉक्स जो है उसका जिक्र कहीं ना कहीं पे आता होता है। वो मज़ीद पर्टिकुलरली जब स्पेसिफिक क्वेश्चन के हिसाब से आएगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिर्फ फ़िलहाल ये याद रखना है कि 8 ही रिच सीक्वेंस होते हैं, ना कि GC रिच सीक्वेंस। और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि वहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनको अलग करना आसान होता है। टाटा बॉक्स के बारे में क्वेश्चन इसके अंदर से ना थोड़ा सा एक इस तरह का एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन टाइप आया होता है कि एक DNA है उसको अलहदा किया है, तो वहाँ पे जो है ना किस चीज़ की कौन से जो बेस पेयर हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाएंगे, तो आपको वो वहाँ उस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपने 80 रिच या टाटा बॉक्स के रिलेटेड कोई ऑप्शन होगी तो आपने उसको टिक करना है। सही, आपने जहन में रखने के ये चीज़ें थी। ये पूछा जा सकता है इस तरह से। ये वाली बात इसके ये वाइंड अप हो गया कि हाँ जी ये वाला समझ आ गई कि हाँ। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्क पे। वाई शेप रीजन अलॉन्ग DNA टेम्पलेट वेयर लीडिंग अलैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड। मैंने नहीं देखा इस तरह कभी कोई क्वेश्चन में बात आई हो, लेकिन आपको पता लगे कि जो फोर्क मैंने जिस तरह बताया वो बनता है। उसके बाद आता है हेलिकेज। अब हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? अनवाइंड DNA टेम्पलेट्स एट रेप्लिकेशन फोर्क्स। हेलिकेज हाल्व्स DNA डेफिशिएंट इन ब्लूम सिंड्रोम। अब ये देखें हेलिकेज क्या कर रहा है, ये इसको मैं बताऊँ कि ये जो है ना, ये इसको इनको आपस में अलहदा कर रहा है, इनको फोर्क को खोल रहा है, स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलहदा कर रहा है। तो ये जो है ना ये हेलिकेज एंजाइम का काम है। अब ब्लूम सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि ये हेलिकेज डेफिशिएंट होगा तो ब्लूम सिंड्रोम होती है। अब ब्लूम सिंड्रोम के अंदर मैंने वही अगेन मैं ये कहूँगा कि इतने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आए या आते, लेकिन आपको ये हो सकता है कि जो है ना वो पूछ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि जे को DNA उन्होंने DNA की रेप्लिकेशन करना चाह रहे थे, तो एक एंजाइम जो था वो मिसिंग था, उसके अंदर देखा कि रेप्लिकेशन जो है ना वो शुरू ही नहीं हुई, तो क्या वजह उससे, तो आप कहीं जी हेलिकेज का डेफिशिएंसी हो सकती है। और BLM जीन जो है ना वो इसको करती है। तो ये क्योंकि ब्लूम सिंड्रोम BLM जीन ये ज़रा सिमिलर, तो आपको ये BLM याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये हेलिकेज के साथ रिलेटेड है इसलिए आपने याद रखना है। स्केची में इसका बड़ा प्यारा एक वो फ्लावर सब दिया हो तो आपको वहाँ से याद रह जाता है कि फ्लावर ब्लूम, तो वहाँ से आपको याद रह जाता है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लें, लेकिन ये भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया हुआ। अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली क्वेश्चन। ये यहाँ पे इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना वो आपके पास आगे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अभी वो ये इस लिस्टर इसको इसको ज़रा आपने ज़हन नशीन रखना है। प्रिवेंट स्ट्रैंड प्रोटीन एलिंग और डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियेसिस। ये देखें, ये जो छोटी सी प्रोटीन लगी हुई है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड, ये 4 प्रोटीन, ये है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे ये प्रोटीन्स यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन जब हम आगे मैसेंजर RNA से की जो ब्रेक डाउन होती है ना, वहाँ पे भी इसकी जैसी थोड़ी सी प्रोटीन होती हैं, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं ना तो डिजीज़ कॉज होती हैं। अब वो मैं उनका जिक्र नहीं करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम उनको उनके टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो होता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, जो वैसे तो बड़ी जो है नज़र आ रही है मासूम सी, लेकिन इनकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती हैं। फ़िलहाल नहीं है। mRNA के अंदर एक होती है SNRNP प्रोटीन की वजह से, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन ये याद रखना कि न्यूक्लियेसिस से बचा रही हैं, ठीक है।
दो चीज़ों से बता रही कि एक तो न्यूक्लियस एंजाइम आके इनके ऊपर वो नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा, ये यहाँ पे भी लगी हुई हैं, और दूसरा है कि इनको आपस में जुड़ने से भी बचा रही हैं। तो ये इनका काम है। डीएनए टोपोआइसोमरेज, ओहो ये बात आ गई जी। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद करने वाली, क्रिएट्स अ सिंगल टोपोआइसोमरेज 1 और डबल topoisomerase 2 जो से डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द हेलिक्स टू रिमूव और टू ऐड और रिमूव सुपर कॉयल एज नीडेड ड्यू टू अंडर वाइनिंग और ओवर वाइनिंग ऑफ डीएनए। अब ये देखें रेप्लिकेशन होती जा रही है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं तो नहीं, मिसाल नहीं, लेकिन अगर आप ये जिस तरह समझ लीजिए इसको जब अलहदा करते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो गुंजल है ना वो ज़्यादा पड़ते जाएंगी, यहाँ पे ये वाइंडिंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। तो जो टोपोआइसोमरेज है ना, इसके पास ऑप्शन ये है कि जिस तरह ये अगर ये समझ लीजिए डीएनए है, अब गुंजल पड़ गई, या इसके पास ऑप्शन ये है कि या तो ये एक कट लगाए और इसको जो है ना ये जो दूसरे वाला स्ट्रैंड है इसको घुमा के अनवाइंड करके इसको सही कर दे, या फिर इसके बाद ऑप्शन है कि दोनों जगह पे कट लगाए और इसकी जो सुपर कॉइलिंग है उसको सही करके दोबारा वापस जोड़ दे। ये काम है टोपोआइसोमरेज का। अब टोपोआइसोमरेज में से एक 1 है जो सिंगल स्ट्रैंड करता है, और एक है टोपोआइसोमरेज 2 जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक बनाता है हेलिक्स में इस सुपर कॉइलिंग को सही करने के लिए। अब यहाँ पे होता है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर, यानी कि जो मैमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उनके अंदर इरिनोटीकैन या टोपोटीकैन जो सी है, ये टोपोआइसोमरेज 1 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो आ, और जो टोपोसाइड, ठीक है, टेनिपोसाइड इनहिबिट टोपो 2। हमें कहते हैं जी ये साइडें हैं ना, दो साइडें होती हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड। तो यहाँ से आप याद करें तो ये टोपोसाइड और टिनेपोसाइड जो वाली जो मेडिसिन है वो टोपोआइसोमरेज 2 को रोकती है। और जो टी कैन है, एक चाय का कप, ठीक है, उससे आप याद करें, आप कोई भी नुमानी बना लें, टी कैन, तो इरिनो टी कैन और टोपो टी कैन जो सही है टोपोआइसोमरेज 1 को इनहिबिट करते हैं। तो इसमें से ये हुआ कि जो टोपोआइसोमरेज अब ये आगे यूकैरियोट्स की, ये प्रोकैरियोट्स की आ जाएंगी। तो इसका तो ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली आपकी इम्यूनोसप्रेशंस के तौर पर पोटेंशियली यूज़ हो सकती हैं। अब इनकी जो डिटेल है वो इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। टोपोआइसोमरेज 2 जो है टोपोसाइड, वो भी इसने लिखा हुआ है, पर यूकैरियोट्स के अंदर ही है, तो ये भी आपके पास इम्यूनोसप्रेशंस के तौर पर यूज़ है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी है, फ्लोरोक्विनोलोन इनहिबिट करती है टोपोआइसोमरेज 2 को, डीएनए गायरेज। और टॉप 4